हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यूक्लियस का जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल क्रैकअप पे। और मेरा नाम है आकाश और लेक्चर नंबर 3 आज होगा। लेक्चर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से शायद थोड़ी इंटेंसिटी में आपको फ़र्क लगे, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि हर एक चीज़ को पूरा आपसे डिफ़ाइन किया जाए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो अपना पहला टॉपिक है बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके के बारे में हमने पढ़ा था। बीटा डीके पढ़ रहे थे, उसमें बीटा माइनस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकलता है और किस तरह न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन में बदल जाता है। यहाँ पे बीटा माइनस डीके प्लस डीके पे चलते हैं, सॉरी। और यहाँ पे हमारा क्या निकलता है, एजेक्टेड एलिमेंट जो होता है, एजेक्टेड पार्टिकल, वो हमारा होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन निकलता है हमारा। और हमें पता है कि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है +1 इलेक्ट्रॉन और 0 उसका मास होता है। हमें पता है इसके बारे में कि इस पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, इसका रिएक्शन कैसे होती है, मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर Z है, कोई एलिमेंट है और उसका मास नंबर A है। उसने अगर बीटा प्लस डीके यहाँ पे किया तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिट्रॉन और +1 मिलेगा और यहाँ पे 0 मास नंबर। इसके बाद जो हमारा डॉटर एलिमेंट Y मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ी देर आप भी सोचिए। और मैंने आपको बताया था किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे हमें लाना Z है और +1 हमारा यहाँ पे है। अगर हम Z -1 यहाँ कर दें तो हमारा -1 +1 कट जाएगा और Z यहाँ पे आ जाएगा। और 0 है तो यहाँ पे हम A ही रख दें। ठीक है, A + 0 = A। तो यानी इसमें बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि जो हमारा डॉटर एलिमेंट का, यानी डॉटर एलिमेंट का Z डिक्रीज कर जाता है बाई 1। ठीक है, और हमारा जो बीटा माइनस डीके था उसमें क्या होता था, इंक्रीज होता था, हमने देखा है। और एटॉमिक मास नंबर जो हमारा है वो सेम रहता है। मास नंबर इज सेम, हमें पता है। बट इस Y के साथ एक और चीज़ निकलती है, उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। इसके साथ एक और चीज़ निकलती है, प्यारी चीज़ निकलती है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, अभी हमने पिछले वाले चीज़ में पढ़ा था, पिछले वाले बीटा माइनस में क्या निकलता था, उसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता था, इसमें न्यूट्रिनो निकलता है और इसका सिंबल होता है हमारा V। ठीक है, V निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। इसके बारे में अभी आपके सिलेबस में डिस्कशन नहीं है। एक एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी को, वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखता है, उसकी एनर्जी को, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे भी आपके पास यही सवाल कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, होता ये है कि वहाँ पे हमने देखा था प्रोटॉन बदलता है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन वहाँ बदलता है प्रोटॉन में। यहाँ क्या होता है कि हमारा प्रोटॉन जो होता है, 1 प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पे हमारा प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। कैसे होता है समझते हैं। प्रोटॉन पे हमें पता है 1 AMU का चार्ज, 1 AMU मास नंबर हो गया और 1 इसका चार्ज हो गया +1। ये अगर न्यूट्रॉन में बदला तो इसके पास मास तो हमें पता है 1, मास तो 1 होता है लेकिन चार्ज 0 होता है। अब हमें इसको बैलेंस कर किस तरीके से कर सकते हैं, कर इस तरह से सकते हैं कि अगर हमें +1 कर दें, ठीक, और ऊपर मास हमें 0 ही चाहिए क्योंकि 1 तो यहाँ 1 है ही, इस 0। तो यानी ये जो एलिमेंट हमें मिलता है इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन मिलता है और यही पॉजिट्रॉन एजेक्ट होता है बीटा प्लस डीके में। ठीक है, छोटा सा पॉइंट टॉपिक था। इसका एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास एग्जाम्पल है। अब अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट डीके जो हमारा होता है वो गामा डीके होता है। गामा डीके में हमको पता है कि कोई पार्टिकल नहीं बाहर निकलता, कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, बल्कि निकलता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी निकलती हैं। ठीक है, रेडिएशन से निकलती हैं। अच्छा, ये होता कब है और क्यों होता है? ये तब होता है जब कोई भी पार्टिकल अल्फा या बीटा डीके करता है हमारा, तो क्या होता है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है,
सो इस एक्साइटेड स्टेट से उसको ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए अपने अंदर से एक डिकेशन करनी पड़ती है, एक एमिशन करनी पड़ती है, रेडिएशन का एमिट करना पड़ता है। जैसे हमने एटम में पढ़ के रखा है, एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जब आती है, हमारा एलिमेंट जो आता है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो क्या करना पड़ता है, उसको डिकेशन करनी, उसको एमिशन करनी पड़ती है ना एनर्जीज की। सो इसी वजह से जब भी कोई एलिमेंट हमारा अल्फा या बीटा डीके करता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो उसको ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए एमिशन करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अल्फा डीके। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारा एटम में क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल होता है और लोअर एनर्जी लेवल होता है। ये दो लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल होते हैं ना। उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियाई में भी ये सिस्टम है कि हायर एनर्जी लेवल होता है और लोअर एनर्जी लेवल होता है। तो जब कोई भी एलिमेंट हमारा अल्फा बीटा डीके करता है तो क्या होता है, वो एलिमेंट उस वक्त रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो एक एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब वो बन के आता है, हमारी चीज़ें जो हमारे आगे रिजल्ट आता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। उसको ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए रेडिएशन इमिट करनी पड़ती है। ठीक है, आप इतना ही समझिए, ये रेडिएशन इमिटेशन होती है, नॉट ए पार्टिकल। कोई पार्टिकल नहीं निकलता, एमिशन होता है। जैसे एक्स रेज हो गई, हमने पढ़ के रखा है, ये सभी रेज जो होती हैं वो बीटा गामा में आती है, गामा डीके में आती है हमारी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को हम सोडी एंड रदरफोर्ड रूल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इस रूल को बताया था हमें। समझते हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहले इसको चीज़ को समझते इस तरह से हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, वो एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस मतलब ये कभी भी हो सकता है। इसका मतलब दो मतलब हुआ ना, रैंडम प्रोसेस मतलब तो कभी भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप जो भी कह लीजिए। इसका मतलब ये होता है रेडियो एक्टिविटी का कि हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट व्हेन द न्यूक्लियाई विल डीके। हम ये नहीं बता सकते कि कभी भी वो न्यूक्लियाई कब डीके करेगा, आखिर वो कब उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इमिशन कब होगी, अल्फा बीटा गामा रेज कब निकलने वाली हैं, ये आप नहीं पता लगा सकते। अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल हमारे निकलते हैं इजेक्शन में, वो कब होते हैं आप ये पता नहीं लगा सकते। कभी वो कब निकाल देगा, कभी वो अभी 1 सेकंड में निकाल देगा, कभी अगले 10 सेकंड बाद निकालेगा, कभी अगले आधे घंटे बाद निकालेगा, कभी साल बीत जाएंगे, कभी आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी करना नहीं छोड़ेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती। तो हम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि कब वो डीके करेगा। ठीक है, वो डीके कब कर सकता है, t=0 से लेके वो डीके कब तक कर सकता है, t= हम कह सकते हैं इन्फानाइट तक कर सकता है। वो कभी भी करेगा, 0 से शुरू करके पहली बार जब उसने किया होगा इमिशन, और कभी भी कर सकता है उसका टाइम कभी भी कोई हम फिक्स नहीं है। टाइम इज नॉट फिक्स कि कब तक करेगा, टाइम इजंट फिक्स्ड। ठीक है, तो इससे बड़ी दिक्कत हो गई, हम पता ही नहीं लगा सकते भैया कि न्यूक्लियस हमारा कब रेडियो एक्टिविटी, कब उसमें कितने न्यूक्लियस निकलेंगे बाहर, कब वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, तो ये पता नहीं लगा पाए हम लोग। सो इसी वजह से सोडी फजानी यहाँ पे रदरफोर्ड और सोडी ने कहा कि यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, कई सारे छोटे न्यूक्लियस हैं। मान लेते हैं हमारे पास 100 न्यूक्लियस है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 100 न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। ठीक, अभी हमारे पास डीके होने के लिए बचे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये कंडीशन तभी लगती है जब ज़्यादा न्यूक्लियस हो, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जब कई सारे न्यूक्लियाई हैं डीके करने के लिए, तब ये कंडीशन लगती, क्या लगती है कि रेट ऑफ डीके, कि मतलब वो कितने जल्दी करेगा डीके, कब करेगा, मतलब रेट क्या है। ठीक है, कितना करेगा, रेट मतलब कितना कर सकता है वो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। ये एक बहुत प्यारा सा उन्होंने एक रिलेशन हमें दिया कि रेट ऑफ डीके जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे सैंपल में हैं।
मेरे कहने का मतलब आप समझिए, यहाँ पे मेरे पास 100 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो डिके होना बाकी हैं। अब अगर इतने सारे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ मतलब इसमें ज़्यादा डिकेशन हो सकता है। जब ये कम हो जाएंगे, मान लेते हैं 50 हो जाएगा, 50 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो इसमें से कम निकलेंगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जितने 100 में निकलेंगे जिस रेशियो में, उतने ही 50 न्यूक्लियाई जब बचेंगे डीके होने के लिए तब निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जब ज़्यादा रहेंगे तो उनके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन वो ज़्यादा अच्छे तरीके ज़्यादा निकाल सकता है अपने अंदर से न्यूक्लियाई, ज़्यादा जल्दी आपके अल्फा बीटा गामा रेज निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो न्यूक्लियस कम हो जाएगा तो इसमें कम न्यूक्लियस डीके होंगे। इसका सिंपल मतलब इतना है कि जब ज़्यादा न्यूक्लियस हमारे पास रहेंगे तो अंदर से ज़्यादा न्यूक्लियस हमारे बाहर निकलेंगे, उन्हीं में से कुछ अल्फा बीटा गामा रेज निकालेंगे। लेकिन जब वो कम हो जाएंगे तो फिर कम में और कम निकालेंगे, क्योंकि हमें बचाना भी तो है। एंड डीके ऐसा तो नहीं कि तुरंत हो जाता है, ये हमेशा होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस एंड रैंडम प्रोसेस है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि 50 है तो 50 एक बार में न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा निकाल दे, ऐसा नहीं। 100 है तो मान लेते हैं उनमें से 25 निकाले हों, फिर उसका 50 में वो 25 नहीं ना निकालेंगे, उसमें तो और घटेगी ना, यानी वो रेट घट जाएगी ना। मान लेते हैं जैसे मेरे कहने का मतलब है 100 न्यूक्लियाई थे तब उसने 25 न्यूक्लियस निकाले, ठीक है, डिके हुए, ठीक। अब आपके कहने के हिसाब से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 50 बचे, उसके बाद फिर मान लें 50 न्यूक्लियस बचे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें से 25 निकलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसी रेशियो में, यानी वो रेशियो कम हो जाएगा ना। जब 100 में 25 निकला तो कहीं ना कहीं अगर 50 बचे होंगे तो कहीं ना कहीं 15 या 10 इस तरीके से निकलेंगे, इस रेशियो में निकलेंगे। तो आपको क्या पता चला कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियाई पे। जितने बचे रहेंगे उन्हीं पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बहुत छोटा सा रूल था मतलब, लेकिन बहुत ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कई सारे जो डेरिवेशन हमारा है उसकी तरफ आगे चलते हैं। और आगे चलना क्या, यहीं पे डेरिवेशन अपना करते हैं। हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ डिके ना। मान लेते हैं हमारे पास कि लेट n इज द रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन सैंपल। रिमेनिंग कही या इनिशियल कही, मतलब बचे हुए n है हमारे पास, ठीक है। अब उन्हीं में से तो डिकेशन होगी तो हमें पता है रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी, यानी इन्हीं में तो हमारा रेट निकलेगा। छोटे अगर हम छोटा लेते हैं, t टेंस टू 0 लेते हैं, ठीक है, टी हम मान लेते हैं लगभग 0 पे है, तो ऐसे कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे डी एन बाई डी टी होगा। लेकिन अभी हम सिंपल समझते हैं इसका मतलब, जब 10 करेंगे इसके आगे लिखेंगे। लेकिन अभी हम मानते हैं डेल्टा एन छोटी रिमेनिंग न्यूक्लियाई है और डेल्टा टी यही दिखेगा रेट होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल कितने? एन ही तो है, रिमेनिंग कही या जो भी आप कह लीजिए, बच्चे तो एन ही है ना, इन्हीं में से तो डिकेशन होगी। तो इसका मतलब कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसको हम टी टेंस टू 0 कर देंगे तो यहाँ बहुत छोटा हो जाएगा टी। यहाँ तो यहाँ पे टी छोटा नहीं था, मान लेते कि कुछ भी डिफरेंस आया हो, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं टी बहुत छोटा है तो उसमें बहुत छोटे डिकेशन होगी, तो डी एन बाई डी टी हो जाएगा। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सेम एन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व यहीं कर लेते हैं, आसानी रहेगी आपको एक ही समझ में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डी एन बाई डी टी को, इस टी को सॉरी इस डी, अब हम आगे लिख लेते हैं डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू। अब हमें इक्वल टू का साइन लगाना तो कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो कांस्टेंट क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा हमारा लैम्डा, और यहाँ पे बचा क्या? एन बचा। इस लैम्डा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत प्यारा सा नाम है इसका, इसको लैम्डा हमारा होता है डीके कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा डीके कांस्टेंट है लैम्डा। अब हम क्या करते हैं कि इस n को इधर ले आते हैं और इस t को इधर ले जाते हैं, ठीक है, डी एन डी टी को इधर। तो क्या हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन बनेगा, डी एन अपॉन एन। और अच्छा, यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगी आपकी, क्यों लगेगी ये भी बता देते हैं। क्योंकि जब हम मानते हैं इस वजह से, क्योंकि जब ये रेट हमारा बढ़ेगा ये निगेटिव हो जाती है यहाँ पे रेशियो। क्यों होता है ऐसा, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब डी एन बाई डी टी यानी रेट जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो हमारी रिमेनिंग जो न्यूक्लियाई बचेंगे वो कम होते चले जाएंगे जितना रेट जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 100 मान लेते हैं 20 न्यूक्लियाई है, ठीक है, इनमें से 15 निकल गए, तो मान लेते हैं 15 निकले तो 5 बचे, मान लेते हैं 5 न्यूक्लियस बचे। अब मान लेते हैं इसी की जगह 16 निकले होते तो कितने बचे? 4 न्यूक्लियस बचते ना। यानी रेट तो बढ़ रहा है, एक बार में 16 निकल रहे हैं, 15 निकल, लेकिन जो सैंपल का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच रहे हैं वो कम बच रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगाते हैं, सिर्फ इतना बताता है कि डिक्रीजिंग हो रही है, ये इसको बढ़ने से ये डिक्रीज हो रही है, इतना मतलब है सिर्फ। अब डी एन बाई डी टी अपॉन माइनस लेमडा, और यहाँ पे टी हमारा चला गया, इतना तो समझ में आ रहा है। अब आगे इंटीग्रेशन करते हैं,
हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि आखिर हो तो रहा है डिसइंटीग्रेटिंग ना, तो इंटीग्रेटिंग हो रही है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, dn बाई dt होगा, dn बाई n, सॉरी dn बाई dt हो जाएगा, क्योंकि dn यहाँ पे आपका dn अपॉन, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन n, और इधर जो हमारी चीज वैल्यू बचेगी, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट इसका तो होगा नहीं, और यहाँ हमारा बचेगा dt। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमें लगाना क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है। तो इसके लिए लगाने से पहले हम इसको समझते हैं कि कैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगने वाली है। ठीक है, मान लेते हैं कि जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 था, इनिशियल टाइम पे क्या था, हमारे पास बचे होंगे n नॉट नंबर ऑफ डिके, जो अनडिके रहे होंगे, जो न्यूक्लियस अनडिके रहे होंगे वो n नॉट रहे होंगे। लेकिन जब आफ्टर टाइम t हम मान लें, जब t टाइम के बाद क्या हुआ होगा कि n बचे होंगे ना, मतलब n न्यूक्लियस बचे होंगे जो अनडिके हुए होंगे, मतलब दोनों ही बता रहे हैं कि अनडीके कितने हैं। सिंपली बात ये है, ये नहीं बता रहे कितने डीके हो रहे, नहीं, यहाँ पे बताया कि अनडीके क्या है, नॉट है, यानी इनिशियल जो होंगे वही होंगे अनडीके। यहाँ पे आफ्टर टी टाइम के बाद जो बचे अनडीके, जो डीके नहीं हुए वो एन हो गए होंगे। तो इसका मतलब हम लिमिट क्या क्या लगाएंगे, एन नॉट से एन यहाँ लगा देंगे, क्योंकि हमें यही निकालना है ना कि जब टाइम टी से लेके, और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी तक। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमें 0 से लेकर टाइम t तक का निकालना, और फिर n नॉट से n, क्योंकि n नॉट इनिशियल लगा, फिर यहाँ तक जितने बचे उनके बीच में नंबर ऑफ डीके, यही तो अगर इनमें से माइनस कर दें, n नॉट माइनस n कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डीके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। हमें पता है कि यहाँ लॉग हो जाता है, जब लॉग यहाँ पे पता है dt अपॉन टी इज इक्वल, जब 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है यहाँ पे। लेकिन जब दोनों तरफ हमने वो लगाएंगे, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log, नेचुरल log e लग जाता है। आपको पता है नेचुरल log और log टू द बेस 10 क्या होता है, n माइनस log नेचुरल log n नॉट। यहाँ पे सिर्फ इतना हुआ कि वैल्यू हमने रख दी, क्योंकि log n ही आएगी वैल्यू, लेकिन इसकी जगह वैल्यू हमें पुट करनी है ना। और इसके राइट इधर क्या हो जाएगी, माइनस लेमडा और t माइनस 0, क्योंकि dt के यहाँ t हम रख देंगे, dt का तो t ही होता है, पता है, t माइनस 0 हो जाएगा। ये जो हमारा इक्वेशन होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, अगर सही से लिख लें, तो हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, log a माइनस log b का बन रहा है। तो हमें पता है कि क्या हो जाता है, log a अपॉन b हो जाता है, तो n अपॉन n नॉट लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा t। ये जो हमारा फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे लॉगरिथम फॉर्म में, कुछ आपको यही इक्वेशन रख के ही आपको सॉल्व करना। आपको बताएगा कि इनिशियल रेट क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होंगे, और फिर जितने बच्चे होंगे वो दे देगा आपको। इसी तरीके से मगर आपको जो क्वेश्चंस रखे होंगे आगे, वो लॉगरिथम फॉर्म में ही रखते होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो फॉर्मूला जो मेन निकल के लाना है वहाँ तक भी हम नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो हमारा लॉगरिथम फॉर्म हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक इस इक्वेशन को लेके जाते हैं आगे। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो y इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर y इज इक्वल टू ई के पावर x है, तो जब इसको हम log e पावर y जब लिखते हैं, यहाँ पे x अगर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बन रही है। ठीक है, आपको ये पता है कि log e के नेचुरल log y की जो वैल्यू होती है वो x होती है। अगर हम मान लें x है, तो ये जो इक्वेशन जो बदल के आती है वो हो जाती है y इज इक्वल टू ई पावर x। आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, log नेचुरल log, ये हम मान लेते हैं ये वैल्यू जो हमारी है y है, और इसके जो वैल्यू आई इधर ये x है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा y क्या रह गया, y तो हमारा ही n अपॉन n नॉट है, तो इसको हम n अपॉन n नॉट लिख देते हैं। ठीक, और फिर ये हमें पता है कि ये जो नेचुरल log इधर चला जाता है, e के पावर x हो जाता है, और x क्या है, x यहाँ पे हमारा माइनस लेमडा t है, तो यानी e और पावर माइनस लेमडा t। ठीक है, चीज़ों को समझ में आया आपको। अब इसको जब और शॉर्ट में लिख देते हैं, अगर इसको, तो इस n नॉट को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी n इज इक्वल टू n नॉट e के पावर लेमडा t। ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई, इसको हम कहते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना ये, और यही हमारी क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। यही जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है,
यही हमारा एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है क्या। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, अगर आगे समझें, अगर यहाँ पे हम बोल रहे, अच्छा हमें कब लगेगा कि अच्छा जब t इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दें, t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा n की जो वैल्यू आएगी वो n नॉट आएगी। आपको दिख भी रहा होगा, जब t की वैल्यू पावर पे हम वहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, e के पावर जो वैल्यू आएगी, तो जब 1 हो जाएगी 1 इंटू एन नॉट, यहाँ पे n इज इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 हो जाएगा हमारे पास, तो जो बचे हुए n हैं वो सभी के सभी बचे रहेंगे, एन नॉट के इक्वल हो जाएगा, यानी जो इनिशियल नंबर जो है वो n ही रहने वाले, मतलब सारे अनडिके हैं, कोई भी डिके नहीं हुआ है, कोई भी न्यूक्लियस डिके नहीं हुआ है। लेकिन जब t इज इक्वल टू यहाँ पे हम टाइम इनफाइनाइट रख देते हैं, तो हमारी जो n की वैल्यू आती है वो 0 आती है। 0 क्यों आती है हमें पता है, यहाँ पे जब हम इनफाइनाइट रख देंगे t की वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमें पता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब हमें इसका रखना ना, e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन e के पावर इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, यानी ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो यानी ये भी 0 हो जाएगा, नॉट जब मल्टीप्लाई होगा तो n इज इक्वल टू 0, यानी आफ्टर जब हम टाइम को टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देते हैं तो हमारे सारे एलिमेंट जो कोई कुछ नहीं बचते हैं, यानी रिमेनिंग न्यूक्लियस जो है वो बचते ही नहीं, सारे के सारे डिके हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझाना था इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हाफ लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। हम ये तो नहीं निकाल पाते कि कब तक वो अब उसके अंदर सारी रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी खत्म हो, लेकिन हाँ ये पता लगा सकते हैं कि उसके पास आधी मतलब आधा न्यूक्लियस कब तक, जैसे मतलब हाफ लाइफ कहता क्या है, हाफ लाइफ सिर्फ इतना कहता है, वो ये बताता है कि द टाइम पीरियड एट विच half of nuclei are decay, और या फिर आप एक सेंस में इसको और समझ सकते हैं कि किस टाइम पीरियड पे, मतलब जब तक उसका जो आधे न्यूक्लियाई हमारे अनडिके बचे हैं, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं ना, या फिर हाफ न्यूक्लियाई डिके हो जाएं या फिर हाफ बच जाएं, दोनों का कंडीशन एक ही है, जब हाफ हो जाएंगे तो हाफ बच ही जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी ये मानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला भी इससे पहले आया था, क्या आया था अभी लास्ट में, n इज इक्वल टू, आपको याद होगा n नॉट e के पावर माइनस ओमेगा टी, ये आया था ना। अब इसकी जगह ये n जो था वो रिमेनिंग न्यूक्लियाई था, अब हमें पता है कि जो हाफ टाइम पे हमें इसका फॉर्मूला निकालना होगा, तो इसकी जगह पे हमें n नॉट अपॉन 2 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वही तो इनिशियल अब बचे, n नॉट अपॉन 2 वही तो बचे हुए हैं। इसका मतलब n की जगह n नॉट अपॉन 2 जब रखेंगे, और यहाँ पे n नॉट की वैल्यू है e के पावर माइनस ओमेगा टी, ये होगी, यहाँ से ये n नॉट कैंसिल हो जाएगा। आगे जो इक्वेशन हमारा बढ़ेगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस ओमेगा लेमडा टी, सॉरी, तो यहाँ पे ये अपॉन में है, यानी अगर इसको हम ऊपर ले आए 2 अपॉन 1 कर दें, तो इसके मतलब यहाँ पे जो पावर है ये निगेटिव हुई, क्योंकि हमें दोनों इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, लेमडा टी। यहाँ तक चीज़ों को समझ में आया आपको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस बड़े इक्वेशन को यहाँ पे e की पावर x को हमें अलग अलग करना है, लैम्डा टी एक साथ है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो इंटीग्रेट जब करेंगे, इंटीग्रेटिंग आपके, या फिर लॉग ले लेते हैं हम, सबसे अच्छा काम कि टेकिंग लॉग, दोनों तरफ से लॉग ले लेते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा हो जाएगा, लॉग ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा लॉग लेने से, यहाँ पे log 2 होगा, लॉग नेचुरल लॉग e के पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि जब e के पावर x कोई वैल्यू होती है उस पर जब लॉग लेते हैं तो हो जाता है कि ये जो x होता है पावर, ये पावर आगे आ जाता है, x log e हो जाता है, इस तरह का हमारा इक्वेशन बनता है। तो यहीं सेम ऐसा हो जाएगा, e के पावर, इस पूरे इक्वेशन को x मान लेते हैं, यहाँ पे t की जगह t 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि t हाफ ले रहे हैं ना हम, क्योंकि टाइम भी तो आधा हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है आपको, टाइम पीरियड भी तो हाफ होगा, ये हमें हाफ ही तो निकालना। हाफ लाइफ मतलब क्या कि हाफ टाइम में कितना न्यूक्लियस हमारा डिके हो जा रहा, तो हाफ ही निकालना है, वही हमारा मकसद है, हाफ लाइफ निकालना, तो हाफ लाइफ ही हम निकाल रहे हैं। और हमारे तक यहाँ पे क्वेश्चन सही भी है, क्योंकि n नॉट अपॉन 2 ही बचेंगे जब हाफ टाइम हो जाएगा। ठीक, तो आगे समझते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा टी हाफ, और यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा बचेगा लॉग ई के पावर ई, लॉग नेचुरल ई। ठीक,
अब हमें पता है कि किसी का भी बेस और जिसका लॉग निकालते हैं वो सेम होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 हो जाती है। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं लॉग नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 2 है ये, टी हाफ, ये 1 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, इस टी हाफ को अगर इधर ही रहने दें और इस लेमडा को इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, टी हाफ बचेगा, और ये हो जाए हमारा इक्वेशन बनेगा लॉग नेचुरल लॉग 2, और नीचे बचेगा हमारा लेमडा। लेमडा में पता है कि डिग्री कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आती है log 2 की वो क्या आती है 0.693 लेमडा। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना टी हाफ का, यानी हाफ टाइम अगर हमें निकालना, हाफ लाइफ निकालना हो कि कब तक हमारा जो डिके है, जो हमारा न्यूक्लियस है, कब आधा डिके हो जाएंगे, आधा बचे रह जाएंगे, तो टी हाफ निकालने का फॉर्मूला ये है। इसका डेरिवेशन है सिंपल सा, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसको समझ लिया होगा। आगे चलते हैं मीन लाइफ पे। इससे पहले एवरेज लाइफ है मीन लाइफ पे चलें, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ डिके क्या होता है। रेट ऑफ डिके को आप दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो आर से या तो फिर ए से। कई बुकों में ए से डिनोट होता है, कई से आर से डिनोशन होती है इसकी। रेट ऑफ इंटीग्रेशन और रेट ऑफ डिके क्या होता है आप समझ। रेट ऑफ डिके हमने निकाल के रखा है, यही जो dn/dt था, यही तो रेट ऑफ डिके है, यही तो इंटीग्रेशन का रेट, हमें डिकेशन का रेट बता रहा है। तो इसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर होगी, यही तो होगी, यही तो हमारा रेट ऑफ डिके है ना, यही तो आर के इक्वल होगा। और हमें ये भी पता है, क्या पता है कि dn/dt जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके भी तो इक्वल होता है, जो हमने अभी इसके पहले जो हमने अभी पढ़ के रखा है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसमें मैंने ये दिखाया था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिला होगा dn/dt इज इक्वल टू लेमडा n, तो इसके भी इक्वल होती है वैल्यू। इसका मतलब कि इस dn/dt की जगह आप ये भी तो वैल्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, और लेमडा n रखेंगे हम। अच्छा n रख देंगे। अच्छा हमें ये भी पता है कि n की भी एक वैल्यू है, n0e⁻ लेमडा t, ये भी तो एक वैल्यू है n की। अब इन सभी को ज्वाइंट करके जो वैल्यू में मिलेगी r इज इक्वल टू, अब लेमडा, तो लेमडा को तो हमने आगे रख दिया, n की जो वैल्यू है इसको अब रख देते हैं n0e⁻ ये होती है हमारी रेट ऑफ डिके कि मतलब डिके जो चले, जो हमारा रेट है, किस रेट से चल रहा है, कितने डिकेशन हो रही है, कितना इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हमें पता लगाना हो तो हम इस फॉर्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। और जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ आर, उसको हम कहते हैं बेकरेल। ठीक है, इसको हम BQ से डिनोट करते हैं। एक बेकरेल की जो यूनिट हो, मतलब एक 1 बेकरेल को आप कह सकते हैं कि 1 डिके पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप, हम ये भी जानते हैं कि 1 क्यूरी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 3.7 × 10⁻10 डिके पर सेकेंड के इक्वल होती है। मतलब इतने डिके पर सेकेंड अगर हो तो एक क्यूरी के बराबर इसकी यूनिट होती है। इसको अगर हम बेकरेल में कन्वर्ट कर लें तो हम लिख सकते हैं कि 3.7 × 10⁻10 बेकरेल, क्योंकि डिके सेकेंड की तो वैल्यू यही होती है, तो ये भी आप रख सकते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 बेकरेल। ठीक है, 1 क्यूरी, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना होगा। कहीं क्यूरी में यूनिट दी हुई हो तो आपको बेकरेल में अगर चेंज करना हो 2 क्यूरी 3 क्यूरी, तो आप इससे डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी आपको करना हो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ क्या होता है। एवरेज लाइफ या मीन लाइफ को हम डिनोट टाउ से करते हैं। ठीक है, टाउ हमने पढ़ के रखा है क्या होता है। अच्छा, एवरेज लाइफ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, जो हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ चीज़ों को हम एवरेज निकालने का मतलब होता है कई सारे लाइफ को हम जोड़ के कितनी लाइफ्स हो उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, मतलब कितनी उनके पास डिनोशन, उनको जो कब तक वो, आखिर लाइफ टाइम का मतलब यहाँ पे कब तक वो डिके करेंगे, सम ऑफ लाइफ, और फिर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, इनको अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एवरेज लाइफ है मीन लाइफ क्या है। ये हमें मिला एक्सपेरिमेंटली कि 1 डिके कांस्टेंट लेमडा के बराबर होती है टाउ की वैल्यू। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ। इस टाउ को और टी हाफ यानी हाफ लाइफ को कंपेयर करें तो हमें एक इक्वेशन मिलता है। वो इक्वेशन क्या मिलता है कि टी हाफ जो है वो किसके इक्वल है, 0.693 ऑफ टाउ के, टाउ है, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिलके रखा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, आप कंपेयर करिए टाउ को और टी हाफ को। जब इसकी वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पे लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको फिर पता क्या चलेगा कि टी हाफ, फिर इसका जो रिलेशन आपको मिलेगा यही मिलेगा, क्योंकि लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आपको ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे आपको कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ये सभी रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, और याद नहीं रख पाएंगे तो आपको अगर सिंपल से आपको वैल्यूज़ पता होंगे, टी हाफ की क्या वैल्यू है, फिर टाउ की क्या वैल्यू है, एवरेज लाइफ की क्या वैल्यू, फिर भी आप कंपेयर करके आप वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं तक था। रेडियो एक्टिविटी की सारी कॉन्सेप्ट खत्म हो गई है। अब आगे जो हमारा लेक्चर चलेगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन का चलेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ेंगे, और फिजन और फ्यूज़न में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो ऑलमोस्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आज रेडियो एक्टिविटी की सारी चीज़ें पूरी हो गई। आज हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, सब कुछ पढ़ा है आज। और जहाँ तक जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, जो कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट में रह गया है, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। जब न्यूक्लियर का जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। बड़ा टॉपिक है, उसमें समझ में आएगा, ऑलमोस्ट शायद बड़ा वीडियो बन जाए, चाहे जितना भी बड़ा बने उसमें हमें चीज़ों को कवर करना है, सभी चीज़। वो लास्ट लेक्चर होगा, मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए क्रैकअप को, और कॉन्सेप्ट को फील करिए।